Okay, the question says solutes such as mineral nutrients move between cell either through the extracellular space or through cytoplasm to cytoplasm. मतलब एपोप्लास्ट है या तो एक्स्ट्रासेल्युलर है तो एपोप्लास्टिक मूवमेंट हो रही है, और साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म हो रही है तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट हो रही है. नाउ दे आर सेइंग दैट statements are given below in respect to these transports. अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है और हमें बताना है विच इज द correct combination out of these statements. कौन सा combination is correct? So first statement is when the solute enters the root, it may be taken up into the cytoplasm of epidermal cells or may diffuse through the apoplast and enter in the symplast through एपिडर्मल सेल्स. ओके, मतलब इनिशियली एपोप्लास्ट से आएगा फिर सिम्प्लास्टिक वे में हो जाएगा इन द एंडोडर्मल, आई एम सॉरी, इन द एंडोडर्मल सेल्स. ठीक है, तो हमें पता है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप की प्रेजेंस कहाँ होती है, एंडोडर्मल सेल में. और कैस्पेरियन स्ट्रिप की प्रेजेंस की वजह से जो अभी तक एपोप्लास्टिक वे से ट्रांसपोर्ट से चलता आ रहा था, जो सॉल्यूट्स जो मिनरल आ रहे थे, अब वो सिम्प्लास्टिक में एंटर कर जाएंगे. और ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, कौन से एरिया में हो रहा है, एंडोडर्मल सेल्स में हो रहा है. तो दिस स्टेटमेंट इज correct. Then presence of Casparian strip prevents the apoplastic diffusion of the solutes in the steel. but prevents it मतलब उसे रोकता है. एपोप्लास्टिक वे से किसका एंट्रेंस, एपोप्लास्टिक वे से डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूट को रोकता है, कहाँ पे, स्टील में होने से. तो this statement is also correct. Now they are saying Casparian strip prevents the symplastic diffusion. No, it does not prevent, it promotes the symplastic diffusion of the solutes in the steel. तो ये स्टेटमेंट हो गई आपकी गलत. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स पहचानने हैं. तो जिन जिन ऑप्शंस में आपको सी दे रखा है वो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे. तो आपके पास क्या बचेगा, डी. ओके. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन सेज क्लोरोप्लास्ट इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स. क्लोरोप्लास्ट कैसा है, हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. और उसके जो हमें कहाँ कहाँ मिलता है, प्रोटिस्ट और एनिमल किंगडम में मिलता है. तो अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो अरेंजमेंट है ऑर्गेनेलीज का, जो स्ट्रक्चर्स अरेंज है, उनके ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी गई है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फोटोसिस्टम 1 एंड 2 आर स्पेशली सेपरेटेड इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन. थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में जो अरेंजमेंट है हमारे फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 का, वो स्पेशली सेपरेट, मतलब उनके अलग अलग लोकेशंस है. ट्रू है ना. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. देन दे आर सेइंग photosystem 1, ATP synthase and FNR are located on the unstack region of the stroma. अनस्टैक रीजन पे क्या प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम 1, एटीपी सिंथेस एंड एफएनआर. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. यहाँ पर हमें बता ही दिया है कि लोकेशन वाइज वो अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होते हैं. जो फोटोसिस्टम 1 होता है वो अनस्टैक्ड एरिया में प्रेजेंट होता है. फोटोसिस्टम 2 जो होता है वो स्टैक्ड पोर्शन पे प्रेजेंट होता है. ओके, तो लोकेशंस दोनों की अलग अलग है और फोटोसिस्टम 1 कहाँ है, अनस्टैक्ड. ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो गई. अब उसके बाद वो बोल रहे हैं जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनके पास एक सिंगल रिएक्शन सेंटर होता है, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया या हेलो बैक्टीरिया. एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे सल्फर बैक्टीरिया, हेलो बैक्टीरिया, उनके पास सिंगल रिएक्शन सेंटर होता है. मतलब उनके पास PS2 और PS1 नहीं होता है, एक ही फोटो सिस्टम, एक ही रिएक्शन सेंटर होता है. ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. Last statement is antenna system supply energy to the reaction center with increasing energy and decreasing wavelength. देखो, अगर इस क्वेश्चन में आपको ये तीनों बातें नहीं भी पता होती, ये तीनों इंफॉर्मेशन अगर आपको मान लीजिए नहीं भी होती, तो भी आप इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच सकते थे. क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट क्या कह रही है, सप्लाई एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर, इंक्रीजिंग एनर्जी एंड डिक्रीजिंग वेवलेंथ. ये होता ही नहीं है. जब वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो एनर्जी डिक्रीज करती है, और जब वेवलेंथ शॉर्ट होती है तो एनर्जी हाई होती है. ये बोल रहे हैं इंक्रीजिंग एनर्जी एंड डिक्रीजिंग वेवलेंथ, जो कि कॉम्बिनेशन अकर ही नहीं करता है. तो विच इज इनकरेक्ट, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट.
Okay. Now question is saying immediate products of C3 and C4 are, इन्होंने यहाँ पे हम कुछ में कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दे दिए हैं और पूछ रहे हैं व्हाट आर द इमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ C3 एंड C4 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले जो C3 साइकिल होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैल्विन साइकिल। वो कहाँ पर अकर करता है, स्ट्रोमा ऑफ योर क्लोरोप्लास्ट में अकर करता है। व्हाट डज कैल्विन साइकिल डू, आपके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, कहाँ पर फिक्स करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिक्स करता है। देन योर C4, C4 क्या होता है, C4 साइकिल कहाँ पर अकर करती है, मीजोफिल सेल में अकर करती है। मीजोफिल सेल में अकर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके क्या बनाती है, 4 कार्बन कंपाउंड बनाती है, और वो 4 कार्बन कंपाउंड फर्दर बंडल शीट सेल में जाता है। अब बात आती है इमीडिएट प्रोडक्ट की। व्हाट इज एन इमीडिएट प्रोडक्ट, इमीडिएट प्रोडक्ट होता है मतलब जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है किसी भी रिएक्शन के कैस्केड में, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसे हम इमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आपके C3 के केस में इमीडिएट प्रोडक्ट होता है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, और आपके C4 के केस में इमीडिएट प्रोडक्ट होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। So this question says, which of the following statements with respect to alternate oxidase activity in cyanide resistant respiration is नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी गई है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन क्या होता है, उसमें आपका जो यूबिक्विनोल है वो डायरेक्टली आपका इलेक्ट्रॉन किसको पास कर देता है, ऑक्सीजन को पास कर देता है। बीच में जो साइटोक्रोम सी होता है उसे बाईपास कर देता है। साइटोक्रोम सी को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, सीधा यूबिक्विनोल कार्बन डाइ यूबिक्विनोल ऑक्सीजन को आपका इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ पे क्यों दे देता है, क्योंकि साइटोक्रोम सी इज बीइंग अटैक्ड बाय साइनाइड, तो वो नॉन फंक्शनल है, तो उसे इलेक्ट्रॉन दिया तो वो आगे पास नहीं करेगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, उसको बाईपास कर जाता है, सीधा इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ऑक्सीजन को, है ना। तो ये वाले प्रोसेस में इसे हम ऑल्टरनेटिव ऑक्सीजन ऑक्सीडेज भी बोल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ऑल्टरनेट ऑक्सीडेज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम साइटोक्रोम सी। नहीं जी, जो आपका साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन होता है उसमें साइटोक्रोम सी के पास इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। पर हम आगे की स्टेटमेंट्स भी देखेंगे। सम प्लांट्स एग्जिबिट थर्मोजेनेसिस। अब ये जब हमारा ऑल्टरनेटिव रेस्पिरेशन हो रहा होता है ना, जो साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन हो रहा होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन जब हो रहा होता है तो व्हाट हैपेंस कि जो आपका हीट जनरेशन होता है, तो यहाँ पे थर्मोजेनेसिस लिखा है, तो हीट जनरेशन हैपेंस, और वहां पे जो एटीपी बनती है ना वो एक नॉर्मल रेस्पिरेशन जितनी नहीं बनती है, वहां पे एटीपी थोड़ी रिड्यूस्ड लिमिटेड एटीपी बनती है। ओके, नाउ दे आर सेइंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल्टरनेट ऑक्सीजन ऑफन इंड्यूस्ड एबायोटिक स्ट्रेस। हाँ जी, एबायोटिक स्ट्रेस के टाइम पर ही ये होता है ना। केमिकल स्ट्रेस आ गया है, केमिकल कौन सा है, साइनाइड। व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पास टू साइड्स ऑफ प्रोटॉन्स आर बाईपास्ड, क्योंकि टू प्रोटॉन पंपिंग साइट्स बाईपास हो जाती है, इसलिए हमारी जो एटीपी प्रोडक्शन होती है वो रिड्यूस हो जाती है यहाँ पर। ओके, सो योर आंसर इज दिस, ए इज योर आंसर। Okay, now they're saying choose the correct statement regarding the photochemical efficiency of light at different wavelengths. इन्होंने हमें 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है और दे वांट अस टू करेक्ट टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो किसके रेफरेंस में बात कर रही हो, photochemical efficiency of light at different wavelength. So if you read all the statements, let's move to statement C. Light of 680 nanometer is better at promoting oxygen production. So out of all the given 4 statement, statement C is the most appropriate and most accurate one. Your answer is statement C. Okay, तो यहाँ पे the question is, consider the following statements अबाउट प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स। प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स के बारे में हमें यहाँ पर 6 स्टेटमेंट्स दी गई है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई अ कॉम्बिनेशन विद करेक्ट ऑप्शंस। 6 में से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट ऑप्शंस का है हमें आइडेंटिफाई करना है। तो स्टेटमेंट 1 इज एब्सिशन इज रेगुलेटेड बाय एथिलीन।
This is true. Ethylene is responsible for abscission. Gibberellin has no role in flowering. This is wrong. Gibberellin has a role in flowering. Then cell division is promoted by auxin and cytokinin. This is right. Then cytokinin oxidase over expression promotes root growth. So what happens? साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज जो होता है वो साइटोकाइनिन को ब्रेक करता है. तो मतलब साइटोकाइनिन ब्रेक हो गया तो आपकी रूट ग्रोथ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में साइटोकाइनिन रूट ग्रोथ नहीं करेगा. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज का ओवर प्रोडक्शन करा दें तो रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है. नहीं जी, नहीं करता है. ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग. उसके बाद कह रहे हैं ABA inhibits root growth and promotes shoot growth at low water potential. लो वाटर पोटेंशियल मतलब वाटर डेफिसिट, मतलब वाटर स्ट्रेस. जो एबीए होता है वो वाटर स्ट्रेस में कैसे एक्ट करता है? एबीए रूट्स को डीपर ग्रो कराता है, तो रूट्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है, शूट को ग्रो होने से रोकता है. क्योंकि शूट पे अगर वॉल्यूम आएगा, शूट पे अगर लेंथ आएगी तो व्हाट विल हैपन? अ लॉट ऑफ वाटर विल बी लॉस्ट. पहले ही वाटर डेफिशिएंसी चल रही है क्योंकि ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा ना. अगर शूट में वॉल्यूम आ रहा है, शूट का मास इंक्रीज हो रहा है, तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा. हमें ट्रांसपिरेशन को कम करना है, तो कैसे कम करते हैं? हम उसका ओवरऑल साइज रिड्यूस कर देते हैं, हम उसे ग्रो नहीं होने देते. तो जो एबीए होता है वो वाटर की एब्सेंस में क्या करता है? शूट्स को डीपर ग्रो करता है कि जाओ पानी ढूंढ के लाओ, और शूट की रूट्स को डीपर ग्रो करता है कि गो एंड सर्च वाटर, जहां पे भी मिल रहा है वहां से एब्जॉर्ब करके लाओ, और रूट्स शूट्स को नहीं ग्रो होने देता. ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज wrong. Then they are saying ABA promotes leaf senescence dependence independent of ethylene. Okay, now we have the option ABA promotes leaf senescence independent of ethylene, which is true. तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? ट्रू. करेक्ट ऑप्शन क्या क्या है? A, C and F. A, C and F हमारा कहाँ आ रहा है? ऑप्शन A में. तो हमारी स्टेटमेंट A, C and F are correct and option A is the answer. Okay. Now the question is, consider the following equations regarding low temperature stress in plant. Now they have given us 4 options. This is statement A, statement B, statement C and D. Okay, तो ये हमारी 4 statements and we have to select which combination of statements is the correct combination. All right. So your statement 1 is fatty acid composition of mitochondria isolated from the chilling resistant and chilling sensitive is significantly different. तो फैटी एसिड व्हाट हैपेंस कि जो भी हमारे चिलिंग रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं या चिलिंग सेंसिटिव प्लांट होते हैं, डेफिनेटली उनमें फैटी एसिड का जो कॉम्पोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है. क्योंकि जो चिलिंग रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं, जो चिलिंग में भी सर्वाइव कर रहे हैं, लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर रहे हैं, उनके अंदर जो हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो ज्यादा होता है और सैचुरेटेड फैटी एसिड कम होता है. और जो चिलिंग सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं उधर पे हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की क्वांटिटी कम होती है. क्या होता है ना, अगर आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होता है तो आपकी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और उसका फंक्शन बना रहता है. तो इसलिए क्योंकि हमारे चिलिंग रेजिस्टेंट प्लांट्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होता है, तो वहां पे जो मेम्ब्रेन होती है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है और इसलिए वो प्लांट सर्वाइव कर जाता है ठंड में भी, और उसे हम कह देते हैं चिलिंग रेजिस्टेंट प्लांट. ओके, तो डेफिनेटली आपके चिलिंग रेजिस्टेंट और चिलिंग सेंसिटिव में जो कॉम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड है वो डिफरेंट होता है. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. देन दे आर सेइंग द रेशियो ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टू सैचुरेटेड फैटी एसिड इज लोअर इन चिलिंग रेजिस्टेंट. मैंने अभी अभी आपको बताया चिलिंग रेजिस्टेंट प्लांट्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हाई होते हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स लो होते हैं. तो रेशो लो नहीं होता, रेशो कैसा होता है? हाई होता है. ये स्टेटमेंट हमारी हो गई गलत. देन the cellular water does not freeze even at minus 40 degrees Celsius because of the presence of solutes and antifreeze proteins. बिल्कुल सही बात है. सॉल्यूट्स की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है. इसलिए जब ठंड ज्यादा होती है तो प्लांट सॉल्यूट को एक्यूमुलेट करने लग जाता है ताकि फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाए और वहां पे आइस क्रिस्टल्स ना बनने लगे प्लांट के अंदर.
The last line is heat shock proteins do not play role during low temperature. भाई देखो उनके नाम पे मत जाना, हीट शॉक नाम है तो ऐसा नहीं है कि लो टेम्परेचर में काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे हीट शॉक प्रोटीन्स हैं जो लो टेम्परेचर पे भी काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। तो मतलब आउट ऑफ गिवन 4 स्टेटमेंट ओनली योर स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग। सो वी हैव टू कम अप विद कॉम्बिनेशन। तो अगर आपकी स्टेटमेंट बी रॉन्ग है तो नो नो नो, this is the right option. Okay, so B is your correct option. Okay, now the question says the effect of CO2 concentration on photosynthesis in plants. यहाँ पे हमें तीन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उन्होंने पूछा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ CO2 concentration. So first statement says with elevated CO2 levels, C3 are much more responsive than C4 under well-watered condition. Then C3 plants, statement B is C3 plants increasing intracellular CO2 concentration, partial pressure can stimulate photosynthesis only over a narrow range. नहीं जी, it uh, stimulates the photosynthesis over a wide range. तो ये ऑप्शन गलत है. Then they're saying in C4 plants the CO2 compensation point is nearly 0. ये बात बिल्कुल सही है. C4 का जो CO2 compensation point होता है वो 0 to 10 होता है, which is nearly 0. And in case of C3 the CO2 compensation is somewhere between 50 to 100 ppm. So the statement is correct. So only statement B is wrong. So answer is C. Statement A and statement C are correct. Okay, so the question says 3 plants are subjected to different environmental conditions. Evaluate the effects of these conditions on the plant transpiration rate. तो बेसिकली वी नो कि प्लांट का ट्रांसपिरेशन रेट दो चीजों पे डिपेंड करता है. एक तो कितनी गर्मी है, गर्मी ज्यादा होगी ट्रांसपिरेशन रेट हाई होगा. और दूसरा कि कितनी तेज हवा चल रही है. हवा चल रही है, अगर हवा ज्यादा तेज चल रही होती है तो वो वाटर की जो फिल्म होती है उसको रिमूव करती रहती है, तो लगातार ट्रांसपिरेशन होता रहता है. ठीक है, तो लेट्स सी हमारे पास जो 3 प्लांट्स है, प्लांट ए बी एंड सी, वो किस किस कंडीशंस में रखे गए हैं. पहले स्टिल एयर. स्टिल एयर मतलब हवा नहीं चल रही है. फिर मॉडरेटली टर्बुलेंट एयर मतलब थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है. मॉडरेटली टर्बुलेंट, थोड़ी टर्बुलेंस है, मतलब वो जो वाटर की फिल्म बनी है वो थोड़ी मूव कर रही है. देन दे आर सेइंग प्लांट सी स्टिल एयर इन डार्क. डार्क मतलब कि सनलाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है मतलब ट्रांसपिरेशन रिड्यूस्ड है. ठीक है, ट्रांसपिरेशन रेट रिड्यूस है. तो अगर हम इसे ऑर्डर में अरेंज करें तो हमारे पास स्टिल एयर एंड डार्क का जो हमारा आ जाएगा प्लांट सी, उसमें जो हमारी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो कम होगी. उसके बाद कहाँ पर हमारी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगी? ए. और उसके बाद सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? टर्बुलेंट वाले में. ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो कहा जा रहा है कि ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ बी इज मोर देन ए. बी इज मोर देन ए. ठीक है, ये बात सही है. Then they are saying transpiration rate of C is equal to A. Still air in dark or still air? नहीं, ये नहीं हो सकता. करेक्ट है ना. Sunlight is also affecting the transpiration rate. Wrong. Then they are saying transpiration rate of A is more than that of B. A is more than that of B. No. अगर वहां पे turbulence है एयर में तो transpiration increase हो जाएगी. Wrong. Transpiration rate of plant C is more than that of plant A and then that of B. नहीं, हमारा तो उल्टा ही आया है. हमने तो करके देख लिया है कि C का सबसे कम रहेगा ट्रांसपिरेशन, उससे ज्यादा B का रहेगा, और उससे ज्यादा A का रहेगा और सबसे ज्यादा B का रहेगा. सो योर आंसर इज दिस. ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ B इज मोर देन दैट ऑफ A. Okay. So the statement is the following statements have been proposed for plant vegetative development. 4 statements हमें दी गई हैं regarding the plant vegetative development, and we have to identify which statements are true. Which statements are
correct. So statement 1 is lateral root development from the develops from the epidermal cell. Lateral root does not develop from the epidermal cell, it develops from the pericycle, which is meristematic tissue. So the statement is wrong. So anything which has A is ruled out. Then we have shoot axillary meristem develops from shoot apical meristem during differentiation of leaf primordium. Okay, सही बात है. Then we have root cap is made up of dead cells. Root cap is not made up of dead cells. So the statement is also wrong. So this is also ruled out. Your answer is B. Statement D is lateral lateral meristems and cylindrical meristems are found in roots and shoots as a result in secondary growth. बिल्कुल सही बात है. जो lateral meristem होता है वही तो secondary growth कराता है और root और shoot दोनों में ही secondary growth मिलती है. Okay. Okay. Now we have got 4 statements और हमें correct combination सिलेक्ट करना है. जो हमारे 4 स्टेटमेंट है दे आर अबाउट द लोकलाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक सुपरमोलिक्यूल कॉम्प्लेक्सेस ऑन थाइलाकोइड. मतलब PS2 और PS1 के अरेंजमेंट्स थाइलाकोइड पर कैसे हैं. ठीक है. तो वी नो जो PS2 होता है वो कहां पर अरेंज होता है, ऑर्गेनली लेमेली पे, मतलब कि जो स्टैक्ड पोर्शन होता है वहां पर. एंड वी नो जो हमारा PS1 होता है वो कहां पर अनस्टैक एरिया में प्रेजेंट होता है. नाउ द स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. As per our knowledge, statement 2 is true. As per our knowledge, then they are saying PS1 and PS2 are located adjacent to each other on the stromal lamella. No, that's not true. Your PS2 is available on the stacked area. Then they are saying cytochrome B6F complex is not a membrane bound complex. No, this is very wrong. This is indeed a membrane bound complex. तो हमें correct combination select करना है. तो we know anything which has D and C is ruled out. D and C, D and C and C. So answer is your A. Statement A and statement B are correct. Okay, now this question says chlorophyll molecule excitation occurs upon the absorption of photon when the energy of photon. देखिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की एक्साइटेशन की बात हो रही है. एक्साइटेशन मतलब ग्राउंड स्टेट से उसको एक्साइटेड स्टेट में जाना है. तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए? ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो डिफरेंस है उतनी ही एनर्जी चाहिए होगी. तो वो एनर्जी कहाँ से ले रहा है? फोटोन से ले रहा है. अ फोटोन इज कमिंग और वो आपको एनर्जी दे रहा है फॉर एक्साइटेशन. आपको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए एनर्जी दे रहा है. तो फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? जो गैप है हमारा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट उससे तो ज्यादा ही होनी चाहिए या फिर एटलीस्ट उतनी तो होनी चाहिए. तो क्वेश्चन इज मोर देन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल. देन दे आर सेइंग मोर देन तो भाई कुछ भी हो सकता है. ग्राउंड स्टेट से थोड़ी सी भी ज्यादा होगी और एक्साइटेड स्टेट से कम होगी तो इट्स नॉट गोना वर्क. तो equal to the pigment molecule excited state, more than that of the ground state but less than that of the excited state. No, equal to the energy gap between the ground state and the excited state. This is the correct answer. Okay, now फॉलोइंग आर सर्टेन फैक्ट्स अबाउट द एब्सिसिक एसिड. हमें यहाँ पे एब्सिसिक एसिड के बारे में 4 स्टेटमेंट्स बताई गई हैं एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन विद द ट्रू स्टेटमेंट्स. करेक्ट स्टेटमेंट किस किस कॉम्बिनेशन में करेक्ट स्टेटमेंट्स प्रेजेंट है. तो वन बाय वन विल लुक into the statements. ABA promotes leaf senescence independent of ethylene. सही बात है. Then ABA promotes shoot growth and inhibits root growth at लो वाटर पोटेंशियल. लो वाटर पोटेंशियल मतलब वाटर इज नॉट अवेलेबल. तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो रूट होगी इट विल ग्रो डीप इन सर्च ऑफ वाटर. क्या कराता है? रूट की ग्रोथ को कराता है और शूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है. ये स्टेटमेंट है गलत. देन वी हैव एबीए इनहिबिट्स जिब्रेलिन प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड एंजाइम प्रोडक्शन. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. देन वी हैव सीड डोरमेंसी इज कंट्रोल्ड बाय द रेशियो ऑफ एबीए एंड जिब्रेलिन. तो जिब्रेलिन सीड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है, प्रोडक्शन में नहीं जर्मिनेशन में, और एबीए उसे इनहिबिट करता है. तो उनके रेशियो विल डिसाइड, एबीओ एक सीड के अंदर एबीओ जिब्रेलिन का रेशियो कितना प्रेजेंट है, दैट विल डिसाइड इफ द सीड विल जर्मिनेट और विल अंडरगो डोरमेंसी.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू? तो हमारे पास, हमें पता है बी स्टेटमेंट गलत है, तो बी 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 जहां पर है वो गलत है, तो ऑप्शन 4 इज योर आंसर। एबीसी स्टेटमेंट A, C, D are correct. So the question says, while studying the primary effects of different abiotic stress on plants, a researcher observed water potential reduction and cellular dehydration. Which of the following combination of abiotic stress may cause this observed effect? तो किसी ने एक ऑब्जर्व एक रिसर्चर ने ऑब्जर्व किया कि एबायोटिक स्ट्रेस के दौरान क्या हो रहा है, सेलुलर डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, वाटर पोटेंशियल रिडक्शन हो जा रहा है। अब उन्होंने बताया हमें कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक स्ट्रेस एबायोटिक स्ट्रेस दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस दिया है, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई विच कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स इनटू दीज टू। तो अब हमें देखिए, सेलुलर डिहाइड्रेशन है मतलब पानी की कमी है, तो वाटर डेफिसिट होगा। देन cellular dehydration is also a result of salinity. चिलिंग से भी हो जाते हैं सेलुलर डिफेक्ट्स, पर सेलुलर डिहाइड्रेशन नहीं होता। फ्रीजिंग में ऑन दी अदर हैंड आपके आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं और इसलिए वहां पर सेलुलर डिहाइड्रेशन होता है, चिलिंग में आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है आंसर सी। यहाँ हीट टेम्परेचर क्या हो सकता था आंसर, हीट टेम्परेचर, लेकिन यहाँ इन्होंने इसको क्लब कर दिया फ्लडिंग के साथ। फ्लडिंग में तो डिहाइड्रेशन तो नहीं हो सकता ना, देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर अवेलेबल। तो फिर हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीजिंग, सिलानिटी एंड वाटर डेफिसिट। अगर ये तीन एबायोटिक स्ट्रेस देंगे तो आपको रिड्यूस्ड वाटर पोटेंशियल मिलेगा, तो आपको सेलुलर डिहाइड्रेशन मिलेगा। ओके, तो हमें एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें हमें कुछ ब्लैंक्स को फिल करना है, हमें कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल आंसर्स दिया गया, हमें आइडेंटिफाई करना है विच आंसर इज करेक्ट। द स्टेटमेंट इज शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर व्हेन द लाइट लेंथ इज, शॉर्ट डे प्लांट है तो लाइट लेंथ कैसी होगी, लॉन्गर। When the night length is longer than the critical period, interruption of the dark period with a brief light treatment dash the flowering in the short day plant, prevents the flowering, flowering को होने से रोक देगा। Then long day plants flower when the night length is shorter, long day है तो night कैसी हो गई, short हो गई। Then the critical period, shortening of the night with a brief light treatment induces flowering, flowering को promote करेगा। So your answer is option A. Okay. सो यहाँ पे हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिंथेसिस से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है विच कॉम्बिनेशन इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, इज द ट्रू स्टेटमेंट, which combination is the true statement. First statement is terpene synthesis by malvalonic acid pathway and shikimic acid pathway. बिल्कुल गलत बात। टर्पीन सिंथेसिस होता है MVA से, लेकिन MEP, not shikimic acid. Okay. Then shikimic acid pathway produces nitrogen containing compounds and as alkaloids. Nitrogen containing compound terpenes, terpenoids और phenylenedione, ये सब बनता है shikimic acid से, तो ये statement correct है। We have statement C which says phenolic compounds are synthesized by shikimic acid pathway and mevalonic acid pathway. ठीक है। Then we have both alkaloids and terpenoids, terpenes are synthesized by mevalonic acid pathway and MEP। अब हमें बताना है ट्रू कॉम्बिनेशन। हमें पता है स्टेटमेंट बी तो सही है, पर बी एक ही जगह है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सी। Now we're talking about anoxic conditions. Plants initially converted pyruvate to lactate through glycolysis. However, the shift occurs favoring ethanol production over lactate. Initially lactate बन रहा था पायरुवेट से, और फिर अचानक से क्या होने लगा, इथेनॉल बनने लगा। लैक्टेट नहीं बन रहा था, इथेनॉल बन रहा था। और उन्होंने कहा कि फर्मेंटेशन इनफ्लक्स, अब इवेलुएट करो कि क्या चेंजेस हुए होंगे। तो हमें पता है जब साइटोसोलिक पीएच डिक्रीज होता है तो व्हाट हैपेंस, जो आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज होता है उसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है, और जो आपका पीडीसी होता है, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, उसकी एक्टिविटी वो एक्टिवेट होता है, उसकी एक्टिविटी होने लगती है। तो क्या होने लगता है कि लो
साइटोसोलिक पीएच पे लैक्टेट बनना बंद हो जाता है और इथेनॉल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो कौन बात कर रहा है इस कॉम्बिनेशन के बारे में? इनहिबिट्स द लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंड एक्टिविटी। Okay, so this particular statement, your statement D is saying कि साइटोसोलिक पीएच अगर डिक्रीज होगा तो इनिबिशन हो जाएगा आपके लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का एंड एक्टिवेशन हो जाएगा आपके पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज का। तो क्या होने लगेगा? लैक्टेट की जगह इथेनॉल बनने लगेगा। तो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। Okay, the question says atmospheric CO2 contains the naturally occurring stable carbon isotope. Atmospheric CO2 में क्या होता है कि आपका 98.9% कार्बन 12 होता है और 1.1% होता है आपका कार्बन 13। तो नाउ दे आर सेइंग कि आपके इफेक्ट्स कैसे होंगे। CO2 एसिमिलेशन C4 और C3 को कंपेयर किया गया है कि CO2 एसिमिलेशन कैसा रहेगा। तो अगर आप देखें बोथ कार्बन both C3 and C4 plant assimilate less C13 and then 12 CO। तो ये बात है हमारी करेक्ट। एंड देन वी हैव द प्लांट C4 plants assimilate less C13 than C12। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर।